हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का जो 100 PVI क्वेश्चन चल रहा है उसका पार्ट 8 यानी कि इससे पहले पार्ट 7 तक मिल चुका है। अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 5 जो पार्ट दिए हुए थे उसमें क्या हुआ था, 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन डील कर चुके थे। उसके बाद फिर 1 से चालू कर दिए हुए थे, तो जब 6 और 7 दिए थे उसमें 1 से 20 तक क्वेश्चन डील किए थे। या 7 यानी कि 8 नंबर पार्ट है, तो इसमें क्या होगा 21 नंबर क्वेश्चन से होगा 30 तक क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन इसमें भी डील करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन से क्या है, डिजिटल यानी कि आंकिक संकेत से आप क्या समझते हैं। देखिए डिजिटल संकेत वही होता है जो कि आंकिक संकेत होता है। यह भी क्वेश्चन 2011-2013 के एग्जाम में पूछा गया है। तो डिजिटल संकेत क्या होता है, देखिए यहाँ पे डाटा तथा सूचना को, डाटा होता है और कोई भी डाटा बनाया जाता है या सूचना को क्या किसी आंकिक संकेत यानी कि आंकिक संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिससे केवल द्विधारी संख्या 0 तथा 1 होता है। देखिए कोई भी डाटा अगर हम लोग पढ़ा जाता है, द्विधारी डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर पढ़ना है, उसमें क्या होता है उसमें 0 तथा 1 के अलावा कोई नहीं होता। वही कहता है डाटा तथा सूचना को मतलब किसी आंकिक संकेत द्वारा, मतलब कोई सी आंकिक संकेत यानी कि कोई अंक होना चाहिए, उसके संकेत द्वारा मतलब जो दर्शाया जाता है क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे ही केवल द्विधारी संख्या 0 तथा 1 होता है। ठीक ना, जहाँ 0 का मतलब जो होता है यानी कि शून्य यानी कि 0 शून्य वोल्टेज को, तथा जो 1 होता है कुछ वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। जो 0 होता है वो शून्य वोल्टेज तथा 1 होता है वो कुछ वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। ठीक ना, यही होता है आंकिक संकेत यानी कि डिजिटल संकेत। यह क्वेश्चन 2011-2013 के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लीज़ आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। बहुत काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसका SI मात्रक भी लिखे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखा हुआ इसमें क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है ना, तो देखिए बेसिकली क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है उस बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। फिर समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर, यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र है उस पर रखे कोई मतलब एकांक धनावेश है, उस पर जो लगने वाला जो बल होगा उस बिंदु यानी कि उस बल को उस बिंदु का जो उस बिंदु है उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर समझने का प्रयास कीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु यानी कि किसी बिंदु पर रखे धनावेश यानी कि किसी बिंदु पर रखे एकांक मतलब छोटा एकांक धनावेश क्या होता है, जो एकांक धनावेश पर क्या होता है जो बल लगता है उस बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक ना, देखिए अपने से पढ़िएगा उसका बात ही कुछ और है, जब तक अपने से नहीं पढ़िएगा मजा ही नहीं आएगा। इसका SI मात्रक की बात करें तो न्यूटन पर कूलम्ब होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, या ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन कूलम्ब इनवर्स भी लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन 1997 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया। देखिए कितना साल बाद पूछ दिया है क्वेश्चन, इसीलिए बोलते हैं हम जो भी क्वेश्चन देते हैं वो 1980 से क्वेश्चन हम जो देते हैं प्रोवाइड करते हैं 1980 से आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सभी क्वेश्चन को हम डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए वायु विद्युत उदासीन, जो वायुमंडल जो होता है बेसिकली विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों। जो वायुमंडल होता है बेसिकली जो वायुमंडल जो हम लोग होता है वो विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों, इसका कारण बताइए। तो देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वायुमंडल में जो मुख्य रूप से क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, 3 गो गैस जो होता है मुख्य रूप से जो वायुमंडल में पाया जाता है यानी कि उपस्थित रहता है। वही कह रहा है कि वायुमंडल में मुख्य रूप से क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहते हैं। सूर्य की किरणें में यानी कि जो सूर्य की किरण है उसमें यौगिक कण तथा धूल कण होते हैं। जो सूर्य के जो किरण होता है उसमें कुछ ना कुछ धूल कण मिले रहते हैं, वही क्या धूल कण होता है। सूर्य के किरण यौगिक कण तथा धूल कण को टकराकर, मतलब जो सूर्य का किरण होता है धूल कण से क्या होता है टकराकर क्या होता है उन्हें आयनीकृत कर देता है। क्या करता है, आयनीकृत कर देता है। अतः जो वायुमंडल होता है वह विद्युत उदासीन नहीं होता है। क्या होता है, जो वायुमंडल होता है बेसिकली विद्युत उदासीन नहीं होता है। क्वेश्चन समझ के देखिए, ज़्यादा ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखिए वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो सूर्य का किरण होता है उसमें क्या होता है यौगिक कण तथा धूल कण उपस्थित होते हैं, धूल कण होते हैं। अब सूर्य का जब किरण है जब उसमें आएगा तो यौगिक कण और धूल कण उसे टकराएगा, ठीक से टकरा कर उसे क्या कर देगा, आयनीकृत कर देगा। अतः क्या होता है वायुमंडल होता है विद्युत उदासीन नहीं होता। अगर उदासीन रहता तो इसमें कोई कण नहीं पाया जाता, पूरा फ्री रहता। ठीक ना, यह क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम कहेंगे, अगर देखते हैं तो अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को बात कर रहे हैं तो इस पर एक वीडियो बन रखा है, जैसे कि लॉजिक गेट क्या है, तो इसके लिए हम एक वीडियो दिए हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें और गेट, एंड गेट और नॉर गेट पढ़ना है, ठीक है ना। आपको हम पढ़ा रखे हैं, उसको जरूर देखिएगा, पूरा डिटेल में बताए हैं। ट्रुथ टेबल क्या है, सत्यता सारणी क्या है, पूरा अच्छी प्रकार से बता रखे हैं, ठीक है ना। उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा। देखिए बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आएगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि बगल अगल में आवाज़ आती रहती है। तो नाइट में इसे वीडियो शूट करें लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नंद गेट और नॉर गेट के बूलियर व्यंजक और सत्यता सारणी के लिखना है। यह क्वेश्चन 2014, 2016, 2021 के एग्जाम में पूछ दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम नॉर गेट के बूलियर व्यंजक की बात करें, देखिए नॉर गेट में क्या होता है, एंड गेट, एक एंड गेट पढ़ा है इससे पहले, एक और गेट होता है। तो नंद गेट के पहले एन लगा दीजिए, इसमें एन लगा दीजिए, कुछ नहीं। जो एंड गेट है उसमें अगर पहले एन लगा दिए तो वही होता है नॉर गेट, और गेट के आगे एन लगा दिए वही होता है नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट होता है। बताइए जब और हमको पता है कि एंड गेट का क्या होता है बूलियन व्यंजक, ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है। अब बताइए इसमें क्या, यह क्या है, तो एंड गेट का है, तो इस पर रेकलिंग लगा दीजिए, ऊपर बार लगा दीजिए, यानी कि नॉर गेट की, सॉरी नंद गेट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंद गेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, ए डॉट बी पर रेकरिंग या बार भी कर सकते हैं इक्वल टू वाई, यह होता है नंद गेट के लिए। और जो और गेट के लिए क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू वाई होता है, ए प्लस बी इक्वल टू वाई होता है। तो इस पर क्या कर दें, हम बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब बोलते हैं सत्यता सारणी की बात करें। सत्यता सारणी आपको पता है कि यहाँ पे एंड गेट के सत्यता सारणी क्या होता है। एंड गेट में आपको पता है, सबसे पहले आपको इससे पहले बताए थे, इसमें 6 डिजिट होते हैं, मतलब 6 गो आप इसमें लाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद 0 रख दीजिए, फिर 1 0 रख दीजिए। देखिए 0 1 को इस प्रकार से सजा देना है कि उसके मतलब ज़्यादा नहीं, 0 0 हो सकता है। अगर 0 1 आपको दे दिया, अंक दे दिया, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, या 0 0 संभव हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। इससे ज़्यादा संभव है क्या, नहीं है। यही बात लिखा हुआ 0 0 0 1 1 0 1 1, इससे ज़्यादा संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही होता है डेसिमल नंबर में। अब बताइए जब इसमें हम क्या करेंगे, जब जो एंड गेट में पढ़ा रखे हैं क्या, 0 में 0 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना है कि नहीं, है कि नहीं, गुना है कि नहीं, बोलिए। 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होता है। लेकिन जो यूँ क्या होता है, एंड गेट में होता है, यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, नॉर गेट, सॉरी नंद गेट पढ़ रहे हैं। नंद गेट यानी कि एन पहले लग चुका है। अब बताइए जब एन पहले लग गया तो उसमें क्या होता है, रेकरिंग जो लगा है ऊपर, रेकरिंग जहाँ 0 होने वाला रहेगा ना उसको 1 कर देगा, जहाँ 0 होने वाला रहेगा उसको 1 कर देगा, जहाँ 1 होगा वहाँ 0 कर देगा। 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन रेकरिंग के कारण 1। 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन रेकरिंग के कारण 1। 1 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, लेकिन रेकरिंग के कारण 1। 1 में 1 से गुना कीजिएगा, क्योंकि देखिए गुना है यहाँ पे, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे रेकरिंग के कारण 0 हो गया, समझ गए। अब नॉर गेट में चलिए बताते हैं आपको। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 कीजिएगा क्या होगा, 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 प्लस 0 0 होता है, लेकिन रेकरिंग ऊपर लगा दिए इसलिए 1 हो गया, समझ गए। यहाँ पे देखिए 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा, लेकिन यहाँ पे रेकरिंग का अंक 0 हो गया, जहाँ 1, देखिए 1 प्लस 0 क्या होगा, यहाँ पे 0 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 क्यों होगा, रेकरिंग के कारण। 1 प्लस 1 1 ही होता है, क्योंकि फिजिक्स में 1 होता है, मैथ्स में नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 1 होता है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे 0, क्यों, रेकरिंग के कारण। यह इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए एक वीडियो देखना पड़ेगा लॉजिक गेट का मेरा, ठीक है ना। उसको समझा रखे पूरा, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नंद गेट, एंड गेट, नॉट गेट, 5 गो गेट होता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से 3 ही गेट होता है, लेकिन यह नॉर गेट, और इसमें एंड और नॉट के जोड़ देंगे तो हो जाएगा नंद गेट, इसमें हो जाएगा नॉट और के जोड़ देंगे तो नॉर गेट हो जाता है। ऐसे हम बता रखे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं, जरूर देख लीजिएगा उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष जो इंद्रधनुष होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है बेसिकली, ऐसे तो पढ़ा रखे हैं इसको, लेकिन इसमें अंतर नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है ना। इसको देख लीजिए अंतर क्या होता है। तो जो कि प्राथमिक इंद्रधनुष में जो होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, लेकिन द्वितीयक जो इंद्रधनुष होता है उसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक ना। और आगे पढ़ने का प्रयास करिए इसी का। देखिए जो इसकी जो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है उसके बाहरी किनारा लाल होता है, जबकि दूसरी जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसकी बाहरी किनारा बैंगनी होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, बाहरी किनारा जो भीतरी किनारा होता है बैंगनी होता है, और इसमें क्या होता है, दूसरी जो द्वितीयक इंद्रधनुष है उसमें क्या होता है, भीतरी किनारा लाल होता है, यानी कि सेम टू सेम उल्टा, जो इसका बाहरी होता है या भीतरी होता है, जो इसका भीतरी होता है या बाहरी होता है, समझ लीजिए।
अगर यहाँ पे प्राथमिक का अगर बाहरी अगर यहाँ पे लाल है तो यहाँ ये वो याद कर लीजिएगा, प्राथमिक क्या क्या होता है, लाल होता है, तो द्वितीय की क्या हो जाएगा, बैगनी। जब द्वितीय का जब बाहरी बैगनी होता है यानी कि भीतरी इसका बैगनी हो जाएगा प्राथमिक का। जब यहाँ पे बाहरी इसका लाल होता है यानी कि भीतरी इसका क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इस प्रकार से याद कर लेना है, एक याद हो जाएगा आपको, सभी याद हो जाएगा, ठीक ना। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए विद्युत यानी कि विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक के बीच अंतर करें। तो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक के बीच अंतर करना है, यह भी क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए विद्युत चुंबक क्या होता है, इसके लिए इसमें क्या होता है, अल्प यानी कि इसमें जो होता है अल्प चुंबकीय क्षेत्र के लिए अत्यधिक चुंबक तीव्रता होता है। जो अल्प चुंबक क्षेत्र के लिए क्या होता है, अत्यधिक चुंबकशीलता होता है, यानी कि चुंबक की तीव्रता होती है, ठीक है, किसमें, विद्युत चुंबक में। और यहाँ पे स्थायी चुंबक में क्या होता है, इसमें जो होता है स्थायी चुंबक इस यानी कि इस्पात का बना होता है, इस्पात जो होता है इस्पात का बना होता है स्थायी चुंबक, ठीक ना। देखिए विद्युत चुंबक में क्या होता है, अल्प स्थायी जो स्थैल्य हानि होता है, जो शैथल्य भी कह सकते हैं, स्थैल्य भी कह सकते हैं। तो शैथल्य जो होता है हानि होता है, यानी कि बहुत कम, यानी कि अल्प, किसमें, विद्युत चुंबक में। लेकिन स्थायी चुंबक क्या होता है, इसमें अधिक स्थैल्य हानि होता है। जो शैथिल्य होता है उसमें हानि अधिक होता है, किसमें, स्थायी चुंबक में। विद्युत चुंबक में क्या होता है, कम यानी कि अल्प स्थैल्य हानि होता है, ठीक ना। जबकि स्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है, जबकि विद्युत चुंबक क्या होता है, इसमें अल्प विद्युतीय क्षेत्र के लिए अत्यधिक चुंबक तीव्रता होती है। यह दो डिफरेंट है इसका, तो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में। देखिए अगर इसको समझ में नहीं आओगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए यह जो बेसिकली क्वेश्चन है बेसिकली आपको समझने वाले नहीं, याद करने वाली क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए इसमें कुछ नहीं समझा सकते, जो यहाँ पे वही है, हम जो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी टीचर ऐसे ही करेगा, आपको यहाँ पर लिख के ही बताएगा, क्योंकि समझने वाली कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक ना। जब तक आपको याद नहीं कीजिएगा याद ही नहीं होगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे, हाँ ये बात जरूर बताएंगे कि याद करने का तरीका क्या हो सकता है, इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। हो सकता है कि जब इस वीडियो देख रहे होगे तो वीडियो बन रखा होगा, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हो सकता है 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्फा कण के गुण को लिखे। देखिए अल्फा कण के गुण क्या है, देखिए अल्फा कण जो होता है बेसिकली वो धनात्मक होता है, यानी कि धनावेशित होता है। उस वक्त क्या होता है, जो धनावेश +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इस पर क्या होता है, जो यह जो कण होता है अल्फा कण, इसमें क्या होता है, यह इस पर क्या होता है, धनात्मक अवेश +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक ना। इसका भेदन क्षमता कम होता है। अल्फा कण का जो होता है बेसिकली भेदन क्षमता उसका कम होता है, सबसे ज़्यादा गामा का होता है, ठीक ना। देखिए ये जो अल्फा कण होता है वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाता है, यानी कि यह अल्फा कण जो होता है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है, ठीक ना। समझ गए, कुछ नहीं था। जो इसमें क्या होता है, धनावेशित यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या क्या होता है, इसका भेदन क्षमता कम होता है, या क्या होता है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाता है, ठीक ना। अल्फा कण की बात हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, भूतरंगे क्या है, भूतरंगे क्या है। देखिए भूतरंगे होता है इसके लिए क्या है, भूतरंगे संचार में रेडियो तरंगे की पृथ्वी की सतह से होकर गुजरती है। समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आओगा, हम देखिए आप समझाते हैं। जो भूतरंग यानी कि भूमि का तरंग, यानी कि भूमि की सतह से गुजरने वाली तरंग होता है उसको भूतरंग बोला जाता है, यानी कि भू मतलब भूमि। तो देखिए भूमि तरंग जो होता है संचार में, जो भूमि तरंग के संचार जो है उसमें रेडियो जो तरंग होता है, रेडियो तरंग वो पृथ्वी की सतह से होकर गुजरती है। क्या कहा, जो भूमि जो संचार होता है तरंग होता है वो रेडियो तरंग जो होता है बेसिकली वो पृथ्वी की सतह यानी कि पृथ्वी की सतह से होकर गुजरती है। तो पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली जो रेडियो तरंग होगा उसी को भूतरंग बोला जाता है। क्या कहा, जो भी रेडियो तरंग जो पृथ्वी की सतह से गुजर रही है, यानी कि पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंगों के ही भूतरंगे बोला जाता है। समझ गए, यानी कि भूतरंगे या संचार भी कर सकते हैं सिंपल में। यह क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के व्यक्तिकरण होने की शर्त को लिखना है। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया। शर्त क्या है प्रकाश के व्यक्तिकरण का, देखिए प्रकाश के व्यक्तिकरण होने का शर्त काफी है। इसमें 2 कला संबंध स्रोत होना चाहिए, यह एक वर्णीय होना चाहिए। जो प्रकाश स्रोत होता है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। दोनों कला संबंध स्रोत है जो एक दूसरे के काफी करीब होना चाहिए। यह सब काफी, इसका मतलब क्या है, शर्त है, एक कंडीशन है इसका। क्या, तो प्रकाश के व्यक्तिकरण का क्या कहा, फिर से समझिएगा। जो प्रकाश के व्यक्तिकरण के लिए 2 कला संबंध स्रोत होना ही चाहिए, नहीं तो व्यक्तिकरण नहीं होगा, ठीक है ना। और जब स्रोत जो है कि एक वर्णीय होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होनी चाहिए। कौन, प्रकाश स्रोत की कैसा होना चाहिए, एक वर्णीय होना चाहिए।
और जो दो कला संबंध स्रोत है वह एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक में होना चाहिए, काफ़ी करीब में होना चाहिए, ठीक है ना। यही प्रकाश के व्यक्तिकरण का शर्त होता है, कंडीशन होता है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयाम मोडुलन क्या है? आयाम मोडुलन क्या है? तो आयाम मोडुलन होता है बेसिकली वह आयाम, यानी कि यदि वाह्य तरंगे यानी कि वाहक तरंगे है, वाहक यानी कि वाहक मतलब बाहर का, यदि वाहक तरंगे का आयाम निम्न आवृत्ति वाले तरंग के आयाम के अनुसार बदलता है तो आयाम मोडुलन कहते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको 3 मोडुलन है, काला मोडुलन, आवृत्ति मोडुलन और आयाम मोडुलन, ठीक ना। इसमें क्या होता है, यदि वाहक तरंगे का आयाम निम्न आवृत्ति वाले तरंग यानी कि निम्न आवृत्ति वाले तरंग के आयाम के अनुसार बदलता है तो क्या होता है, आयाम मोडुलन कहते हैं, ठीक ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था यह कि आयाम मोडुलन क्या है बेसिकली। तो ये कह सकते हैं वह वाहक तरंगे जो आयाम यानी कि वह वाह्य तरंगे का आयाम जो निम्न आवृत्ति वाले तरंग के आयाम के अनुसार बदलता है तो इसको आयाम मोडुलन कहते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सटीक आंसर था इसका, इससे बड़ा आंसर हो ही नहीं सकता इसका। यह क्वेश्चन 2013-2016 के एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, भले वीडियो या बड़ा होगा 15 से 16 मिनट का है, लेकिन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग टोटल क्वेश्चन मिलेगा सभी चैप्टर का, एक इंग्लिश छोड़ के। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। इसका PDF कहाँ मिल जाएगा, मेरे यहाँ जाइए टेलीग्राम पे पहले ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पे ज्वाइन हुई है, वहाँ बहुत ऐसा PDF आपको डालते रहता है। और अगर और PDF चाहिए तो क्या कर सकते हैं, मेरे एक कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाकर ज्वाइन होकर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।